नमस्ते। फैंटम दास्तान में आपका स्वागत है। आज हम खोल रहे हैं भारत की एक बेहद खौफनाक आपराधिक अध्याय की फाइल एम जयशंकर, जिसे लोग जानते थे साइको शंकर के नाम से। नमस्ते। हाँ, साइको शंकर। ये नाम सुनते ही एक अजीब सी सिहरन सी दौड़ जाती है। ये सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिलसिला था दरिंदगी का जिसने कई राज्यों को दहला दिया था। बिल्कुल। और सोचिए, सिर्फ 3 साल 2008 से 2011 के बीच तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन 3 बड़े राज्यों में करीब 30 बलात्कार, हत्या और डकैती के मामलों से इसका नाम जुड़ा। 30 मामले, और वो भी इतने कम समय में। हाँ, और कम से कम 19 महिलाओं की हत्या का इल्जाम तो सीधे तौर पर इस पर था। ये आंकड़े ही अपने आप में भयानक हैं। और मामला सिर्फ इन अपराधों की गिनती का नहीं है ना। इसकी कहानी में जो चीज इसे और ज्यादा खतरनाक और कह सकते हैं कि सिस्टम के लिए एक चुनौती बनाती है, वो है इसका बार बार जेल से फरार हो जाना। एग्जैक्टली। ये पैटर्न, अपराध करो, पकड़े जाओ, फिर भाग जाओ, फिर अपराध करो, ये किसी बुरे सपने जैसा लगता है, जिसे कोई अंत ही नहीं है। बिल्कुल, एक विशिष्ट साइकिल था ये तो। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इस शख्स की परतों को खोलने की। इसका दिमाग कैसे काम करता था, अपराध करने का इसका तरीका, जिसे पुलिस की भाषा में मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, वो क्या था। हाँ, और कैसे इसने इतने वक्त तक कानून की गिरफ्त से बचकर या बचते बचाते इतनी दहशत फैलाए रखी। चलिए शुरू करते हैं इस गहरी और अंधेरी कहानी की पड़ताल। तो इसकी जड़ें हमें ले जाती हैं 1977 में। तमिलनाडु के सेलम जिले का एक छोटा सा गांव है, कन्यनपट्टी। वहां एम जयशंकर का जन्म हुआ। और जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में सुनने को मिलता है, इसका शुरुआती जीवन आसान नहीं था। हाँ, रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि परिवार भयानक गरीबी से जूझ रहा था। बेसिक जरूरतें भी शायद मुश्किल से पूरी होती होंगी। और जाहिर है, पढ़ने लिखने के मौके तो ना के बराबर ही थे। कुछ सोर्सेज ने ये भी इशारा किया कि घर का माहौल भी ठीक नहीं था, काफी तनाव और परेशानियां थीं। एक परेशान पारिवारिक माहौल कह सकते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा कि कुछ एनालिसिस स्रोत बताते हैं, कि इस तरह के जो सामाजिक आर्थिक तनाव होते हैं या बचपन के मुश्किल दर्दनाक अनुभव होते हैं, ये आगे चलकर असामाजिक व्यवहार यानी एंटी सोशल बिहेवियर के विकास में एक भूमिका निभा सकते हैं। हाँ, एक फैक्टर हो सकते हैं। बिल्कुल। हालांकि ये जोर देकर कहना होगा कि ये किसी भी तरह से अपराध का बहाना नहीं है, या ये कोई सीधा कारण भी नहीं होते। ये सिर्फ कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते जब हम पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं। ये बात वाकई सोचने वाली है कि बाहरी परिस्थितियां इंसान को किस हद तक मोड़ सकती हैं। और एक और हैरान करने वाली बात पता है क्या है? हाँ, क्या? इतने खौफनाक अपराधों के बीच मई 2011 तक वो शादीशुदा था और 3 बेटियों का बाप भी। क्या कह रही हैं? शादीशुदा, 3 बेटियों का पिता? हाँ, एक तरफ ये पारिवारिक पहचान और दूसरी तरफ ये वहशी चेहरा। डबल लाइफ जी रहा था बिल्कुल। और शुरुआत में ये ट्रक ड्राइवर था। ट्रक ड्राइवर। तो शायद अनजाने में ही सही, इस पेशे ने उसे वो भौगोलिक जानकारी दी होगी, हाईवेज, सुनसान रास्ते, ढाबे कहाँ हैं। हाँ, ये हो सकता है, जिसका उसने बाद में अपने अपराधों के लिए फायदा उठाया हो। ये उसके मोडस ऑपरेंडी का एक हिस्सा बन गया हो शायद। बिल्कुल मुमकिन है, ये उसे एक तरह का एडवांटेज देता होगा। अब आते हैं उसके आपराधिक सफर की शुरुआत पर। हाँ, कब शुरू हुआ ये सब? रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये खूनी खेल करीब 2008 के आसपास शुरू हुआ, लेकिन पहला जो रिपोर्टेड मामला है या कहें कोशिश, वो 3 जुलाई 2009 की है। अच्छा। क्या था वो? पेरुंधलहाली में 45 साल की एक महिला थी, पी श्यामला। उन पर बलात्कार और हत्या की कोशिश की इसने। ये बस शुरुआत थी। और इसके बाद तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं लिया उसने। बिल्कुल नहीं। अगस्त 2009 तक, यानी सिर्फ अगले 1.5 महीने के अंदर, उस पर 12 महिलाओं के बलात्कार और हत्या और 6 अन्य महिलाओं के सिर्फ बलात्कार का संगीन आरोप लग चुका था। 1.5 महीने में? ये खतरनाक एस्केलेशन था, बहुत तेजी से। हाँ, जैसे कोई पागलपन सवार हो गया हो। और उसका तरीका वो बड़ा कैलकुलेटेड लगता है ना? ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी पर भी हमला कर दिया। वो चुनता था। हाँ, चुनता था। जैसे अकेली महिला यात्री या सुनसान जगहों पर मौजूद औरतें, हाईवे के ढाबों के आसपास की सेक्स वर्कर्स, या फिर गांव के फार्म हाउस में अकेली रहने वाली महिलाएं। उसके शिकार चुनने में एक पैटर्न साफ नजर आता है। वो वल्नरेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी, यानी भेद्यता और अवसर, दोनों का फायदा उठाता था। बिल्कुल। ऐसी महिलाएं जो अकेली थीं या ऐसी जगहों पर थीं जहां मदद आसानी से ना पहुंच सके। ये सिर्फ अवसरवादिता नहीं थी, बल्कि शायद उसके मनोविज्ञान का भी हिस्सा था,
जहां वो कमजोर शिकार पर अपनी ताकत आजमाना चाहता था। डरावना है ये। और तरीका क्या था उसका, मतलब अप्रोच कैसे करता था? वो अक्सर एक मददगार अजनबी बनकर आता था, या कभी ऑटो रिक्शा वाला बनकर, फिर बातों में लगाकर या कभी-कभी जबरदस्ती करके शिकार को किसी सुनसान जगह ले जाता था। और वहां वहां फिर असली वैशीपन शुरू होता था। हाँ, भयानक दरिंदगी, यौन हमला और फिर गला घोंटकर या किसी भारी चीज से सिर कुचलकर हत्या। उसके बाद कीमती सामान लूटना और शव को कहीं दूर फेंक देना ताकि पहचान मुश्किल हो, सबूत मिट जाएं। और उसके पास वो काला बैग हमेशा रहता था, है ना? हाँ, हमेशा एक काला हैंडबैग जिसमें वो एक गंडासा रखता था, एक मशेटे। ये हथियार उसकी पहचान बन गया था एक तरह से। और अगर कोई महिला विरोध करती तो वो इसी गंडासे से उसे मार डालता था, जरा भी हिचकता नहीं था। ये क्रूरता और हथियार का इस्तेमाल उसके पावर और कंट्रोल वाले पैटर्न को और पुख्ता करता है। उसे शायद मजा आता था डर पैदा करने में। उसके अपराधों की लिस्ट में एक और दहला देने वाला मोड़ तब आया जब उसने पुलिस को ही चुनौती दे डाली। हाँ, 23 अगस्त 2009 कांगेयम महिला पुलिस स्टेशन की 39 साल की कांस्टेबल एम जयमणि, उनको अपना शिकार बनाया इसने। पुलिस कांस्टेबल को? हाँ, ये घटना बेहद दर्दनाक थी। कांस्टेबल जयमणि उस वक्त पेरूमन्नलूर में ड्यूटी पर थीं। अच्छा। जयशंकर ने उनका अपहरण किया, फिर कई बार बलात्कार किया और उसके बाद बेरहमी से हत्या कर दी। हे भगवान। उनका शव करीब 1 महीने बाद 19 सितंबर को मिला। इस एक वारदात ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया था। ये सिस्टम पर सीधा हमला था। इसी बीच 10 सितंबर 2009 को नमक्कल में एक और हत्या हुई। 50 साल की के थंगम्मल पुन्नैया। इसका आरोप भी शंकर पर और उसके एक साथी पी मोहन सिल्वम पर लगा। हाँ, ये केस भी था। हालांकि यहाँ ये जानना जरूरी है कि सालों बाद 2014 में कोर्ट ने जांच में कुछ कमियों और सबूतों के अभाव में दोनों को इस खास मामले से बरी कर दिया था। अच्छा, बरी हो गए थे इस केस में? हाँ, लेकिन कांस्टेबल जयमणि की हत्या ने पुलिस पर दबाव बहुत बढ़ा दिया था। तिरुपुर पुलिस ने मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और आखिरकार 19 अक्टूबर 2009 को शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे कोयम्बटूर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के वक्त तक उस पर तिरुपुर, सेलम और धर्मपुरी में बलात्कार और हत्या के 13 अलग-अलग मामले दर्ज हो चुके थे। 13। हाँ, लेकिन असली खौफ तो तब सामने आया जब उसने हिरासत में अपना मुंह खोला। उसने कबूल किया था, है ना? उसने जो कबूल किया वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। उसने माना कि उसे महिलाओं को बलात्कार और हत्या से पहले तड़पाने में, उन्हें दर्द देने में मजा आता था। ये सुनना भी कितना मुश्किल है। ये बयान उसकी विकृत मानसिकता और जिसे सेक्सुअल सेडिज्म कहते हैं, यानी दूसरों को पीड़ा देकर यौन सुख पाना, उसकी तरफ साफ इशारा करता है। ये सिर्फ वासना नहीं थी, ये क्रूरता थी। लगा था कि शायद अब ये आतंक खत्म होगा, अब ये जेल में रहेगा। पर शंकर की कहानी इतनी सीधी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जेल पहुंचने के कुछ ही महीनों बाद वो फरार हो गया। 17-18 मार्च 2011 की रात, जब उसे धर्मपुरी कोर्ट से वापस कोयम्बटूर जेल ले जाया जा रहा था। हाँ, सेलम बस स्टैंड पर रात के करीब 9:30 बजे पुलिस की कस्टडी से भाग निकला। पुलिस कस्टडी से? ये तो सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक थी। और इसने दिखाया कि शंकर कितना शातिर और मतलब कितना बेखौफ था। बिल्कुल। और इस फरारी का एक अंजाम इतना दुखद था कि सोचकर भी रूह काम जाती है। वो कांस्टेबल वाली बात है ना? हाँ। उसके साथ जो 2 कांस्टेबल थे, उनमें से एक एम चिन्नास्वामी, वो इस नाकामी और शायद अपमान से इतने टूट गए कि उन्होंने 19 मार्च 2011 को खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। ये घटना दिखाती है कि शंकर जैसे अपराधियों का असर सिर्फ पीड़ितों और उनके परिवारों पर ही नहीं पड़ता, इसका बोझ और सदमा कानून लागू करने वालों पर भी कितना गहरा हो सकता है। एक कांस्टेबल की जान चली गई सिर्फ इसलिए कि कैदी भाग गया। जेल से भागने के बाद शंकर शांत नहीं बैठा होगा, जाहिर है। कहाँ शांत बैठने वाला था वो कर्नाटक भाग गया, बेल्लारी पहुंच गया और वहां अगले ही महीने उसने 6 और महिलाओं का बलात्कार और हत्या कर दी। 6 और? भागने के बाद बच्चे की भी हत्या करने का आरोप उस पर लगा। वो और ज्यादा बेखौफ और ज्यादा खतरनाक हो गया था। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस पागलों की तरह उसे ढूंढ रही थी। उसका मोबाइल फोन ट्रैक करने की कोशिश हुई। सिग्नल पहले दिल्ली फिर मुंबई में मिला, लेकिन वो चालाक था, उसने फोन इस्तेमाल करना बंद कर दिया होगा। एक स्पेशल टीम बनाई गई। 2 सब इंस्पेक्टर, 15 पुलिसकर्मी
सिर्फ शंकर को पकड़ने के लिए। पुलिस ने फिर तरकीब बदली होगी। हाँ, उन्होंने कर्नाटक और तमिलनाडु में हजारों की संख्या में उसके वांटेड पोस्टर लगाए। पब्लिक प्लेसेस पर लोगों को सतर्क किया गया। और फिर? और आखिरकार 4 मई 2011 की रात उसकी ये आज़ादी खत्म हुई। उसे दोबारा पकड़ा गया। अच्छा, कैसे पकड़ा गया इस बार? इस बार की गिरफ्तारी भी कम नाटकीय नहीं थी। वो चोरी की मोटरसाइकिल पर कर्नाटक के एलागी गांव में घूम रहा था। ओके। वहां उसने खेत में अकेले काम कर रही चंद्रकला होतागी नाम की महिला को देखा। उनसे पानी और खाना मांगा और फिर अपनी फितरत के मुताबिक उन पर हमला करने, बलात्कार करने की कोशिश की। लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। चंद्रकला ने हिम्मत दिखाई और शोर मचा दिया। उनका पति प्रकाश होतागी और एक दोस्त फौरन मदद के लिए भागे। अच्छा हुआ। शंकर ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे दबोच लिया, पकड़ लिया उसे। गांव वालों ने पकड़ा? वाह। हाँ, गांव वालों ने उसे पकड़कर पहले जलकी पुलिस स्टेशन पहुंचाया और अगले दिन 5 मई 2011 को उसे चित्रदुर्ग पुलिस के हवाले कर दिया गया। शंकर एक बार फिर सलाखों के पीछे था। दूसरी बार पकड़े जाने पर उसे कहाँ रखा गया? कोयम्बटूर में ही? नहीं, इस बार उसे बेंगलुरु की हाई सिक्योरिटी मानी जाने वाली परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में रखा गया। हाँ, ये तो बहुत सिक्योर जेल मानी जाती है। बिल्कुल। और उसे करीब 27 साल की सजा सुनाई गई थी। जेल में उसके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ बातें थीं, है ना? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स, जैसे विकिपीडिया में जिक्र है, बताती हैं कि उसे मानसिक रूप से बीमार पाया गया था और उसका इलाज भी चल रहा था। तो क्या पता वो सच में बीमार हो या फिर वो नाटक कर रहा था, या शायद उसकी बीमारी उसकी भागने की फितरत पर हावी नहीं हो पाई। कहना मुश्किल है। क्योंकि 1 सितंबर 2013 को सुबह के करीब 2 बजे गार्ड बदलने के वक्त नहीं, फिर से भागा। वो फिर जेल से भाग गया। इस बार सेंट्रल जेल से, पर पनाम अग्रहारा से। ये कैसे मुमकिन है इतनी हाई सिक्योरिटी जेल से? और ये फरारी तो पिछली बार से भी ज्यादा हैरान करने वाली, और मतलब पूरी फिल्मी थी। कैसे? क्या किया उसने? रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने पहले बेचैनी का नाटक किया, जिससे उसे जेल के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। वहां उसने किसी तरह डुप्लीकेट चाबियां हासिल की। डुप्लीकेट चाबियां जेल के अंदर? हाँ, पुलिस को पक्का शक था कि इसमें जेल के ही किसी स्टाफ की मिलीभगत थी। कोई अंदर का आदमी मदद कर रहा था। और फिर क्या हुआ? और फिर जो हुआ वो अविश्वसनीय लगता है। अंधेरे का फायदा उठाकर उसने एक के बाद एक कई दीवारें फांदी। पहले 20 फीट ऊंची, फिर 15 फीट ऊंची और आखिर में सबसे बाहरी 30 फीट ऊंची दीवार। 30 फीट? ये तो किसी एक्शन मूवी जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और बताया जाता है कि उस रात जेल की इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी काम नहीं कर रही थी। क्या ये लापरवाही थी या मिली भगत? कहना मुश्किल है। उसने दीवारों पर चढ़ने और संतुलन बनाने के लिए बांस के डंडे का इस्तेमाल किया और दीवार के ऊपर लगे कांच के टुकड़ों से बचने के लिए चादर का। कूदते वक्त वो घायल भी हुआ। दीवार के पास खून के निशान मिले थे। और वो पुलिस की वर्दी वाली बात, वो सच थी? हाँ, कहा तो यही जाता है कि भागते समय उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी ताकि कोई शक ना करे। ये तो कमाल का दुस्साहस है। जाहिर है इस घटना ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया होगा। बिल्कुल। आनन फानन में 11 जेल कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। वार्डन, जेलर, गार्ड, सब। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था। कर्नाटक में तो हड़कंप मच गया होगा। हाँ, रेड अलर्ट जारी हो गया। महिलाओं को खास तौर पर सावधान रहने को कहा गया। उसकी गिरफ्तारी पर इनाम बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। पुलिस ने इस बार क्या अलग किया? पुलिस ने अब उसकी साइकोलॉजी, उसकी जीवन कहानी को बारीकी से स्टडी करना शुरू किया, ये समझने के लिए कि वो अगला कदम क्या उठा सकता है, कहाँ जा सकता है। और पोस्टर्स वगैरह? अभूतपूर्व स्तर पर काम हुआ। 10,000 वांटेड पोस्टर और 75,000 पैम्फलेट 5 भाषाओं में, हिंदी, कन्नड़, मराठी, तमिल, तेलुगु, छपवाकर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र तक में बांटे गए। 5 भाषाओं में? ये शायद उस वक्त की सबसे बड़ी मैनहंट्स में से एक थी। हाँ, बिल्कुल। और इस बार पुलिस की मेहनत और शायद शंकर की चोट, क्योंकि वो घायल हो गया था कूदते वक्त। हाँ, 30 फीट से कूदा था। तो शायद इन वजहों से वो ज्यादा दिन भाग नहीं पाया। फरारी के सिर्फ 5 दिन बाद 6 सितंबर 2013 की दोपहर उसे बेंगलोर में ही कुडलू गेट के पास एक सुनसान जर्जर इमारत से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ 5 दिन? कैसे पकड़ा इस बार? इस बार उसे पकड़ने में एक पुलिस मुखबिर ने मदद की। उसने शंकर को शहर से भागने के लिए मोटरसाइकिल दिलाने का झांसा दिया और उसे जाल में फंसा लिया। अच्छा, ट्रैप किया गया। हाँ, और जैसा हमने कहा, 30 फीट की दीवार से कूदने की वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो शायद वो भागने की हालत में भी नहीं था ज्यादा।
उसके इलाज पर भी काफी खर्चा आया होगा। हाँ, सरकार ने उसके इलाज पर भी काफी पैसा खर्च किया। विक्टोरिया अस्पताल में करीब 75,000 रुपए से ज्यादा लगे। 23 सितंबर को उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद उसे वापस परपतना, अग्रहारा सेंट्रल जेल लाया गया होगा। लेकिन इस बार कोई ढिलाई नहीं बरती गई। सुरक्षा इंतजाम ऐसे थे कि मतलब परिंदा भी पर न मार सके। क्या खास इंतजाम किए गए? उसे एक स्पेशल हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया। 24/7 सीसीटीवी कैमरा उस पर नजर रखता था। सेल में एक्स्ट्रा लाइटें लगाई गईं। सेल का ताला भी इस तरह डिजाइन किया गया कि वो खुद उस तक पहुंच ही ना पाए। और अगर बीमार पड़ जाए तो? नियम भी सख्त कर दिए गए। अब अगर वो बीमार पड़ता तो उसका इलाज सेल के अंदर ही होना था। अस्पताल ले जाने का सवाल ही नहीं। और कोर्ट ले जाते समय भी भारी सुरक्षा घिरा रहता था। सिस्टम अब कोई चांस नहीं लेना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। अब थोड़ा रुक कर उसके दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं। एनालिसिस स्रोत क्या कहते हैं उसके मनोविज्ञान के बारे में। हाँ, ये पहलू बहुत जटिल है। उसे एक मिक्स्ड टाइप का सीरियल किलर कहा जा सकता है। मिक्स टाइप, इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा समझाएंगे प्लीज। हाँ, मिक्स टाइप मतलब उसमें कई तरह के सीरियल किलर्स के लक्षण नजर आते हैं। एक तो कुछ हद तक वो मिशन ओरिएंटेड लगता है। मिशन? कैसा मिशन? ऐसे संकेत हैं कि वो शायद उन महिलाओं को निशाना बनाता था जिन्हें वो किसी वजह से गलत या अनैतिक मानता था, जैसे कि सेक्स वर्कर्स। ये उसके लिए एक तरह का, यूं समझ लीजिए, सफाई अभियान जैसा था उसकी नजर में। अच्छा, ये एक पहलू हुआ। और दूसरा? वो साफ तौर पर हेडनिस्टिक यानी सुखवादी था। अपराधों से मिलने वाला यौन सुख, जिसे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, और लूटपाट से मिलने वाला पैसा यानी मटीरियल गेन, ये दोनों उसके लिए बड़े प्रेरक थे, मजे के लिए और फायदे के लिए। और तीसरा टाइप? तीसरा, पावर कंट्रोल यानी शक्ति और नियंत्रण। अपने शिकार पर पूरी तरह हावी होना, उन्हें अपनी मर्जी से चलाना, उन्हें डराना, धमकाना, ये उसके व्यवहार का एक मुख्य पैटर्न था। उसे कंट्रोल में रहने में मजा आता था। और मनोवैज्ञानिक लक्षणों मतलब साइकोलॉजिकल ट्रेट्स की बात करें तो क्या चीजें खास तौर पर उभर कर आती हैं? सबसे प्रमुख है साइकोपैथी के लक्षण, यानी सहानुभूति, जिसे एम्पैथी कहते हैं, उसकी भारी कमी, पत्थर दिल होना, दूसरों को अपनी बातों या जाल में फंसाने में माहिर होना, मैनिपुलेटिव बिहेवियर जिसे कहते हैं। और फिर, जैसा हमने पहले बात की, सेक्सुअल सैडिज्म, शिकार को दर्द और तकलीफ देकर यौन उत्तेजना पाना, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेट है। हाँ, वो कबूलनामे से साफ था। कुछ हद तक नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता के संकेत भी दिखते हैं, जैसे कि अपने कबूलनामे में बढ़ चढ़कर बातें करना, खुद को बहुत बड़ा समझना, और इन सब के साथ पोर इम्पल्स कंट्रोल यानी आवेग पर नियंत्रण की कमी। मतलब वो प्लान तो बनाता था पर अचानक कुछ भी कर बैठता था। हाँ, भले ही वो योजना बनाता था, खासकर शिकार चुनने में, लेकिन उसके अपराधों में एक तरह की मजबूरी, एक बेकाबूपन भी झलकता था, जैसे वो खुद को रोक नहीं पाता हो। ये नेचर वर्सेस नर्चर वाली बहस यहाँ फिर सामने आती है ना, कि कितना उसकी पैदाइश, उसकी दिमागी बनावट का दोष था और कितना उसके हालात, उसकी परवरिश, समाज का असर था। बिल्कुल। नर्चर यानी परवरिश और माहौल के फैक्टर्स में गरीबी, बचपन में मिला संभावित दर्द या आघात जिसे ट्रॉमा कहते हैं, महिलाओं और हिंसा के प्रति समाज का नजरिया, ये सब आ जाते हैं। और नेचर पूरी है कि बिना वैज्ञानिक मूल्यांकन के ये सब सिर्फ अटकलें हैं, अंदाजे हैं। असलियत शायद इन दोनों का एक जटिल मिश्रण हो। हाँ, ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। और इतने बड़े पैमाने पर अपराध करने वाले को पकड़ने में पुलिस को क्या मुख्य चुनौतियां आईं? आपने पहले सुरक्षा चूक का जिक्र किया था फरारी के वक्त, लेकिन जांच में कई चुनौतियां थीं। एक तो ज्यूरिसडिक्शनल फ्रैगमेंटेशन, मतलब मामला कई राज्यों और जिलों में फैला था, तो पुलिस बलों के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल था। हाँ, कोऑर्डिनेशन की दिक्कत। बिल्कुल, हर किसी का अपना सीमित अधिकार क्षेत्र होता है, जिससे जानकारी और संसाधन शेयर करने में देरी होती है। दूसरा, उस समय फॉरेंसिक तकनीकें, खासकर डीएनए प्रोफाइलिंग, उतनी उन्नत या आसानी से उपलब्ध नहीं थी जितनी आज हैं। इससे पहचान मुश्किल हुई होगी। बहुत ज्यादा। तीसरा, शिकार का प्रोफाइल। कई बार वो समाज के हाशिए पर रहने वाली महिलाएं थीं, जिनकी गुमशुदगी पर शायद उतनी जल्दी या उतनी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। ये दुखद है पर सच है। और चौथा, अपराधों का बड़ा भौगोलिक फैलाव। वो एक राज्य से दूसरे राज्य भागता रहता था, तो उसे ट्रैक करना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। इतने कड़े सुरक्षा इंतजाम, इतनी निगरानी, 2 बार भागने के बाद तो पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। लेकिन शंकर की कहानी का अंत भी उतना ही अप्रत्याशित और नाटकीय रहा जितना उसका जीवन। हाँ, ऐसा लगता है कि वो जेल में रहने के लिए बना ही नहीं था, या शायद वो हार मान चुका था।
25 फरवरी 2018 को उसने एक बार फिर बैंगलोर सेंट्रल जेल से भागने की कोशिश की। फिर से कोशिश की, तीसरी बार? हाँ, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। उसे पकड़ लिया गया। इस आखिरी कोशिश के बाद उसे एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया था, बिल्कुल अकेला। और इसके ठीक 2 दिन बाद? हाँ, 27 फरवरी 2018 की सुबह वो अपने सेल में मृत पाया गया। मृत? उसने हाथ में हत्या कर ली थी। एक दिन पहले उसे शेविंग के लिए ब्लेड दिया गया था। उसी ब्लेड से उसने अपना गला काट लिया। ओह, ब्लेड से? हाँ, सुबह करीब 3:30 बजे जब जेल स्टाफ ने देखा तो वो खून में लथपथ पड़ा था। उसे फौरन विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सुबह 5:10 पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो इस तरह भारत के सबसे कुख्यात और शायद सबसे ज्यादा बार जेल से भागे सीरियल किलर्स में से एक का अंत हुआ, अपनी ही जान लेकर। लेकिन क्या उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है? उसका असर? बिल्कुल नहीं। उसका असर तो समाज पर और सिस्टम पर बना रहा। 2017 में उसके अपराधों पर आधारित एक कन्नड़ फिल्म भी आई, साइको शंकरा। हाँ, मैंने सुना है इस फिल्म के बारे में। हालांकि फिल्म का फोकस पीड़ितों और उनके परिवारों पर ज्यादा था, जो एक संवेदनशील नजरिया था, बजाय सिर्फ अपराधी पर फोकस करने के। मीडिया ने उसे जो साइको शंकर का टैग दिया, उस पर भी सवाल उठे थे, है ना? हाँ, कि क्या इस तरह के नाम अपराध को सनसनीखेज बनाते हैं या कहीं ना कहीं उसका महिमा मंडन करते हैं। ये एक बहस का मुद्दा है हमेशा से। लेकिन इस केस के कुछ सकारात्मक नतीजे भी निकले होंगे, सिस्टम ने कुछ सीखा होगा। हाँ, बिल्कुल। इसने राज्यों की पुलिस के बीच बेहतर तालमेल, कोऑर्डिनेशन की जरूरत को उजागर किया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पहलें हुई, फोरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया। ये केस एक तरह से सिस्टम के लिए वेकअप कॉल था। और ये केस भारत में लिंग आधारित हिंसा, जेंडर बेस्ड वायलेंस के बड़े और गंभीर मुद्दे को भी हमारे सामने रखता है, एक आईना दिखाता है। अपराध शास्त्र, क्रिमिनोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये भारत का सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड सीरियल किलर केस में से एक है। इसने हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कई कमियों, कई दरारों को सामने ला दिया, जिन्हें भरने की जरूरत है। तो ये थी साइको शंकर की दहला देने वाली दास्तान। एक शख्स जिसने न सिर्फ अनगिनत जानें ली, बल्कि समाज में, सिस्टम में हर जगह खौफ पैदा किया। उसकी कहानी अपराध, मनोविज्ञान, सामाजिक परिस्थितियों और व्यवस्था की नाकामियों का एक उलझा हुआ जाल है। बिल्कुल, और ये हमें कई गहरे सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या गरीबी और अवसरों की कमी जैसी सामाजिक परिस्थितियां किसी को इतना खतरनाक बना सकती हैं, या ये सब सिर्फ एक बिगड़े हुए विकृत दिमाग की उपज है? क्या इन दोनों का कोई रिश्ता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बेहतर पुलिसिंग, बेहतर फोरेंसिक साइंस, जेलों में ज्यादा मानवीय और सुधारात्मक माहौल और समाज में ज्यादा सपोर्ट सिस्टम्स, क्या ये सब मिलकर भविष्य में ऐसी त्रासदियों को होने से रोक सकते हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें लगातार ढूंढते रहना होगा, समाज के तौर पर, सिस्टम के तौर पर। Okay, so we hope you like today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel Phantom Dastan.